नमस्कार। आज की क्लास में हम आपका सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें आपकी पहली इकाई है संविधान निर्माण और संविधान सभा। संविधान निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोण, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना। ये जो आपका पेपर है ये आपके जीएस के पर्पज़ के लिए, जीके के पर्पज़ के लिए भी आगे बहुत तैयारी के लिए बहुत काम देने वाला है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। इस पेपर में आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे उन नोट्स को एक रिटर्न रूप में आप रखना, क्योंकि आगे आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भारत का संविधान हमेशा पूछे जाते हैं। संविधान से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी। तो आज हम अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास शुरू करेंगे, तो उसमें संविधान सभा के मार्फत हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। जो संविधान सभा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान होता क्या है। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे होते हैं उसे संविधान कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश का शासन व्यवस्था को रूलिंग किया जाता है। और कोई भी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक देश होता है तो उसके संविधान निर्माण का काम उसी देश के लोगों की एक जनप्रतिनिधि संस्था करती है, जो संविधान के कई पक्षों पर, उसके उद्देश्यों पर, प्रावधानों पर, हमारी कैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है उसके ऊपर, हमारा संविधान कैसा चलेगा, हमारा समाज कैसा है, इस समाज को चलाने के लिए किस प्रकार का संविधान चाहिए, कौन कौन सी बातें लागू करनी चाहिए, तो इन पर विचार विमर्श करती है और संविधान को बन जाने के बाद उसको अडॉप्ट भी करती है। तो भारत में इसी प्रकार की संस्था को संविधान सभा कहते हैं। और भारत में इसी प्रकार की संविधान सभा बनने के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि कौन कौन से लोग हमारे देश का संविधान बनाएंगे। अब जो संविधान सभा की मांग, हमारे देश में संविधान सभा की मांग शुरू से ही की जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, इन सब के द्वारा, और बाद में ये मांग समय समय पर उठती रहती थी। तो अपना जो स्वाधीनता संग्राम था उसके दौरान, पूरे संग्राम के दौरान भारत के नेताओं ने लगातार इस बात की डिमांड की थी कि भारत के आज़ाद हो जाने पर भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के द्वारा ही इस देश का संविधान बनाया जाएगा। तो अंग्रेज शुरू में तो इस बात पर सहमत नहीं थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के समय जब उसको भारतीय के सहयोग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, उस टाइम उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया कि भारत का संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में, उनके कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तो उनके नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भेजा था और उन्होंने अपने क्रिप्स मिशन प्लान प्रस्तुत किया था, योजना। तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत में जो संविधान है वो एक निर्वाचित सभा ही तैयार करेगी और जो युद्ध के बाद भारत का संविधान को तैयार करेगी, निर्वाचित सभा ही बनाएगी और इससे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वो अपना कार्य शुरू कर देगी। परंतु इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो वो प्लान ध्वस्त हो गया। उसके बाद, इसके विफल हो जाने के बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया तो उसके प्लान के मुताबिक संविधान सभा के लिए संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने दो संविधान की मांग को ठुकरा दिया था, परंतु कुछ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत को उन्होंने मान लिया, जिसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर जाके सब भारत के संविधान निर्माण का कार्य किस प्रकार होगा, इस बात पर सहमति बनी।
कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अब संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ उसको देखते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन ने सुझाए थे उसके अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। और इस मिशन के तहत संविधान सभा किस प्रकार होनी थी वो इस मिशन में पूरा लिखा हुआ था। तो उसकी पहली जो बात थी वो ये थी कि संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 296 सीटें सीधे ब्रिटिश भारत के प्रांतों और 93 सीटें देशी रियासतों को दी जानी थी। जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हो तो उसमें भारत के नक्शे को दो कलर में दिखाया जाता है। एक कलर होता है ब्रिटिश भारत जो सीधा ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और एक देशी रियासत है जैसे अपने राजस्थान में थी जहाँ पर राजाओं के मार्फत अंग्रेज अपना शासन चलाते थे। ब्रिटिश भारत में आप देखोगे पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र सीधा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। इसमें भी 292 तो प्रांतों की सीटें थी और 4 सीटें जो ब्रिटिश कमिश्नरेट क्षेत्र थे पूरे भारत में, जहाँ पर ब्रिटिशों का सीधा शासन था, किसी के मार्फत नहीं था। अपने राजस्थान में अजमेर में था ब्रिटिशों का सीधा शासन, तो 4 सीटें उनके लिए दी जानी थी। तो टोटल 389 सीटें थी जिनका विभाजन इस प्रकार था जो आप देख। और प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को सीटें कैसे दी जाएगी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा दे दी कम दे दी, नहीं, उनकी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में दी जाएगी। जो आमतौर पर 10 लाख पर एक सीट थी कि जिस स्टेट की जगह की जनसंख्या 10 लाख होगी उसको 2 देंगे, 5 लाख होगी तो 5 सीटें, 15 लाख होगी तो उसको वो प्रस्ताव बना के 15-16 होगी तो 2 देंगे, वो अलग बात थी। तो इस प्रकार सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तीसरी जो इसकी मुख्य बात थी वो थी कि जो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को सीटें दी गई उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था कि हिंदू मुस्लिम, और वो जनसंख्या के समुदाय कौन से थे, मुस्लिम सिख व सामान्य। सामान्य में हिंदू आते हैं। मुस्लिमों की इतनी जनसंख्या को उनको इतनी सीटें देंगे, सिखों की इतनी है तो उनको इतने देंगे, और सामान्य जिसमें हिंदू आते थे उनको इतनी सीटें देंगे। तो सीटों का निर्धारण समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था प्रत्येक प्रांत में। और प्रत्येक प्रांत में जो सदस्य संविधान सभा में चुनकर आएंगे उनका चुनाव कौन करेगा, उनको भेजेगा कौन, उनका चुनाव किस आधार पर होगा। तो उनका चुनाव जो उस टाइम ब्रिटिश प्रांत थे तो वहाँ पर विधानसभाएं होती थी, तो वो विधानसभा के सदस्य उस राज्य को मिली सीटों के अनुपात में वोटिंग करके उन सदस्यों को भेजेंगे। तो वहाँ की विधानसभा उसके लिए वोटिंग डालेगी, स्टेट असेंबली। और वो वोटिंग की पद्धति थी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार होगा, वहाँ के राजा उसका चयन करेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा। राजा जिसको चाहेगा उसको संविधान सभा में भेजेगा। तो ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान था, इस प्लान से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी या नामांकित थी। और इसके अलावा ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि जो निर्वाचित सदस्यों का चयन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधायकों के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। तो सीमित मताधिकार के आधार पर उनका चयन किया गया था। उस टाइम भारत के सिर्फ 10% लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला हुआ था, तो सीमित मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके अनुसार फिर ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे मोटे दलों और निर्दलीय को मिलाकर 15 सीटें उनको मिली थी। तो इसके आधार पर चुनाव संपन्न हो गया जुलाई अगस्त में और ये सीटें मिली। परंतु देशी रियासतों ने उन टाइम क्या किया कि हम भारत से अलग रहेंगे, हमारा कैसा होगा, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा ही नहीं। तो ये आक्षेप लगाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ये एक आक्षेप लगाया जाता है कि 10% लोगों को दिया जाता, परंतु फिर भी ये जानना इम्पोर्टेंट है कि
इस संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, ईसाई हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, सबको इसमें स्थान प्राप्त हुआ था। और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में इसमें स्थान मिला था। उस टाइम के दो महत्वपूर्ण नेताओं को छोड़कर सभी प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा में शामिल थे। दो महत्वपूर्ण नेता, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो दोनों देशों के फादर ऑफ नेशन है, तो उनको छोड़कर सभी इसमें व्यक्ति शामिल थे। तो हम ये संविधान सभा पर आक्षेप नहीं लगा सकते कि ये वयस्क मताधिकार आधार पर नहीं थी, क्योंकि जो संविधान बन गया उसके बाद 1951 में पहले आम चुनाव हुए, तो उसमें संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य चुनाव जीत कर आए। तो चुनाव तभी जीत कर आए जब उनकी लोकप्रियता थी। तो लोकप्रियता थी तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण लोकप्रियता के आधार पर लोकप्रिय सरकार ने किया था। अब संविधान सभा की कार्रवाई किस प्रकार चली थी, इसके लिए हम देखते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव होने के बाद इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टोटल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। 211 ने क्यों किया, जबकि होने तो 296 थे, क्योंकि इसमें से 73 मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। तो इस कारण 211 ही संख्या थी। और देशी रियासत में तो वैसे भी शामिल होने से इनकार कर दिया था, परंतु ये स्थिति ज़्यादा टाइम तक चली नहीं। 211 में जैसे जैसे काम करना शुरू किया तो वैसे ही देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसका महत्व समझकर इसमें धीरे धीरे शामिल होने लगे। और जब 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की लॉर्ड माउंटबेटन ने, तब देशी रियासतों के अधिकांश प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो गए और मुस्लिम लीग के भी जो हिस्से भारत में रहेंगे उनके प्रतिनिधि भी भारत में शामिल हो गए। तो इस प्रकार संविधान सभा की कार्रवाई शुरुआत में कम सदस्य थे, बाद में इसका महत्व देख के देशी रियासतों और मुस्लिम लीग के इंडिया में जो क्षेत्र था उनके जो प्रतिनिधि थे वो भी इसमें शामिल हो गए। अब जो संविधान सभा का पहला जो मुख्य काम था वो था कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, हमारी कार्रवाई कैसे चलेगी इस पर, और इसके बाद उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, संसद के वर्तमान जो संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इसमें बिहार के एक संविधान सभा से निर्वाचित सदस्य हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उस टाइम वृद्ध सदस्य थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था चुनाव वोटों के आधार पर। और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात कि संविधान हम जो बना रहे हैं किस टाइप का होगा, क्या उद्देश्य होगा हमारे संविधान का, किसके लिए हम बना रहे हैं, किन परिस्थितियों में बना रहे हैं, इस सब का वर्णन था। तो वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिया था। तो इसकी जो मुख्य बातें थी वो हम संक्षेप में देखते हैं क्या क्या बातें थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो पहली मुख्य बात थी वो ये थी कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्र और संप्रभु अर्थात स्वयं का प्रभु, स्वयं अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र किसी देश के अधीनस्थ नहीं रहेगा। दूसरा है कि जो भारत की संप्रभुता है उसका स्रोत कौन होगा, भारत की जनता होगी। कि संविधान की शक्ति किसके पास है, जनता के पास, देश की शक्ति। तीसरा था कि इस जो गणराज्य है, गणराज्य अर्थात यहाँ का प्रमुख चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इस गणराज्य के रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त होगी, जिसका मैंने आपको पहले पेपर में समानता के अंदर पढ़ाया था कि सामाजिक आर्थिक समानता का क्या मतलब होता है। चौथी जो मुख्य बात थी, तो इस भारत गणराज्य के सभी नागरिकों को, नागरिक यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, नागरिक व्यक्ति नहीं, नागरिक, तो नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की, संगठन बनाने की, कोई भी धंधा करने की, कोई भी धर्म और किसी भी मत को मानने या न मानने की भी स्वतंत्रता इस देश में होगी। हम ऐसा संविधान बनाएंगे। पांचवी बात थी कि वो थी ये अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, इनके हितों की रक्षा के लिए, सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त रक्षा के उपाय किए जाएंगे।
और पाँच नेक्स्ट जो बात है छठी वो कि देश की एकता को स्थायित्व प्रदान करने का भी प्रयास हम संविधान में प्रावधानों से करेंगे। और सातवीं जो बात थी, मुख्य बात वो थी कि जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी उसकी जो बातें थी उनको भी हम संविधान में उचित स्थान देंगे और उनको अधिकार दिलाया जाएगा कि हमारा प्राचीन जो सभ्यता 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता उसकी जो हम बातें लगातार चल रहे उनको भी हम संविधान में उचित जगह देंगे। तो हमारी संस्कृति को भी जो हमने 5000 सालों के अंतर्गत जो विकसित की हमने सभ्यता उसको भी जो बातें थी उनको भी हम संविधान में स्थान देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है वर्तमान में जिसकी इतनी पुरानी सभ्यता है और उस चीज़ को हमने संविधान में भी स्थान दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और विश्व शांति और मानव कल्याण जो हमारी सभ्यता और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है उसको भी योगदान सुनिश्चित किया जाएगा भारत की तरफ से विश्व में। तो ये इस प्रकार जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिनकी उपलब्धि के लिए भारतवासी कई शताब्दियों से संघर्ष कर रहे थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था और इसी ने संपूर्ण संविधान को दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये एक फिलॉसफी थी जिसने संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप एक बार जरूर देखना पूरा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम संविधान सभा की जो विभिन्न समितियाँ थी उनकी नियुक्तियाँ किस प्रकार हुई उनके बारे में और संविधान के प्रारूप पर क्या वाद विवाद हुआ, उन पर क्या स्वीकृति बनी, संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों को किस प्रकार समाधान किया और महत्वपूर्ण विवाद क्या होते हैं संविधान में सभा के लेके उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।